गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमको ये जो इम्पोर्टेंट है हमारा ईसोफेगस, स्टोमच। ठीक है, ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या पढ़ना है? ईसोफेगस में हमको एक जनरल चीज़ें, ईसोफेगस की पोजीशन, उसका रिलेशन, उसकी हिस्टोलॉजी। ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा स्टोमच, स्टोमच में भी उसका रिलेशन, हिस्टोलॉजी और उसकी लोकेशन। ठीक है ना। तो हमारा इस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गन पढ़ने, ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें आपका ड्यूडेनम है, जिजनम है, इलियम है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइडल कोलन। ठीक है ना। और आपकी जो ग्लैंड है, ठीक है ना, जैसे आपकी पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया और स्प्लीन, ये इंपॉर्टेंट है जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में से। ठीक है ना। तो हम आज इसी को डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे शॉर्टकट में कैसे उसको लिखने का तरीका है वो हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो हमारा है ईसोफेगस। ठीक है ना। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस की अगर हम पोजीशन देखें, ये लगभग ऐसा होता है हमारा ईसोफेगस। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो आ रहा है पूरा स्ट्रक्चर, ये हमारा है ईसोफेगस। ठीक है ना। इसके आगे आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा है ट्रैकिया। ठीक है ना। ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा ईसोफेगस है। ठीक है ना। ईसोफेगस है और ये हमारा ट्रैकिया है। ठीक है ना। ट्रैकिया है। ठीक है ना। ट्रैकिया, ये इसको हम बोलते हैं विंडफॉल। ठीक है ना। इसके बगल में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, ये हमारा है आर्च ऑफ एओर्टा। ये पूरा यहाँ से निकलता है आर्च ऑफ एओर्टा। जैसे आपका हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उसमें से जो आपका प्योर ब्लड होता है एओर्टा के थ्रू सर्कुलेट होता है, और ये हमारा निकलता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे होता है असेंडिंग एओर्टा, थोड़ा सा कट किया है, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा हमको दिख रहा है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है, ये हमारा ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये हमारा है डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है ना। डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है ना। तो ये ट्रैकिया हो गया, ईसोफेगस, और ये डिसेंडिंग एओर्टा। तो यहाँ पे हमको ईसोफेगस पढ़ना है। तो ईसोफेगस की अगर हम लोकेशन चेक करें, तो ईसोफेगस क्या है? ट्रैकिया आगे है और ईसोफेगस इसके पीछे है। ठीक है ना। तो हमारा जो ईसोफेगस होता है ट्रैकिया के जस्ट पीछे होता है। हमारा जो ट्रैकिया है इसके ऊपर भी कंटिन्यू करेगा, ऐसी बात नहीं है, कट करके इसका थोड़ा सा अलग से खाली ईसोफेगस को दिखाया गया। तो ट्रैकिया हमारा ये पूरा यहाँ तक आता है, यहाँ से पूरा आपका सर्वाइकल रीजन से होता हुआ आपके थोरेक्स में आएगा, थोरेक्स में। ठीक है ना। तो ये हमारा सर्वाइकल रीजन है, ये हमारा इतना क्या है, ये हमारा है सर्वाइकल रीजन, ये हमारा है सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन। ठीक है ना। तो ये हमारा सर्वाइकल रीजन है। ठीक है ना। तो सर्वाइकल रीजन, और इसके बाद ये सर्वाइकल रीजन से हमारा ट्रैकिया भी स्टार्ट होता है, फिर हमारा ये थोरेक्स स्टार्ट होगा। थोरेक्स, ये हमारा पूरा डायाफ्राम है, ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हो डायाफ्राम है। डायाफ्राम है। ठीक है ना। और ये जो डायाफ्राम के जो नीचे आपका ये स्ट्रक्चर पास होके कुछ आता है ईसोफेगस का। तो हमारा ईसोफेगस सर्वाइकल रीजन में भी होता है, थोरेसिक में भी होता है, और डायाफ्राम को पास करता हुआ, डायाफ्राम में उसके लिए एक आउटलेट होता है यहाँ से, जिसके थ्रू ये पास करता है एब्डोमिनल रीजन में, और फिर यहाँ तक खुलता है स्टोमच में। ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पहले ईसोफेगस की लोकेशन देखनी है इन टर्म्स ऑफ वर्टिब्री। ठीक है ना। और उसका थोड़ा सा जनरल चीज़ें उसमें हमको कंसिडर करनी है। ठीक है ना। तो ईसोफेगस का जैसे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं जनरल पॉइंट, जैसे हम पीछे की स्लाइड में जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो ईसोफेगस बोला स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द, स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है ना। जैसे आप फेरिंग्स जानते होगे, फेरिंग्स आपने पढ़ा होगा। फेरिंग्स क्या होता है हमारा?
जो गले में हमारा तो होता है नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स क्या होता है, जो मुंह की केविटी होती है, और नेजोफेरिंक्स जो हमारी नाक वाली केविटी होती है। तो यहाँ पे ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स अंदर जाके कॉमन चैम्बर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेरिंक्स। ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि नीचे स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द फेरिंक्स, जहाँ पे आपका कॉमन चैम्बर बन रहा है ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स का, वहां से स्टार्ट होता है। फिर इसमें दूसरा चीज बोला है लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। असल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जहाँ पे ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर हमारा उसके ऊपर होता है लैरिंक्स। ठीक है ना। लैरिंग्स ऐसे बॉक्स में जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का ऐसे लैरिंग्स होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा होता है, यहाँ से जो भी हम हमारा जो नेजोफेरिंक्स होता है, यहाँ पे लैरिंग्स में आके खुलता है। ठीक है ना। तो लैरिंग्स में क्या होता है, लैरिंग्स आप जानते हो वॉइस प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है ना। लेकिन ये इसका क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन इसका होता है और द आपका यहाँ पे लैरिंग्स पे होता है एपिग्लॉटिस। यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे हमारा कॉमन चैम्बर होता है फेरिंक्स, तो खाना जब यहाँ से पास होता है, तो ये होता है, ये जो आपका एपिग्लॉटिस है ऐसे नीचे की ओर आके इसको क्लोज कर लेता है, ताकि यहाँ पे फूड के पार्टिकल हमारे लैरिंग्स से होते हुए विंड पाइप या हमारे ट्रैकिया में ना चले जाए। ठीक है ना। तो हमारा एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन है क्लोजिंग ऑफ द ट्रैकिया ड्यूरिंग द swallowing ऑफ द फूड। ठीक है ना। फूड को निकलते समय हमारा जो विंड पाइप है उसको क्लोज करने का काम करता है। ये हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है लैरिंग्स का। तो लैरिंग्स की बात कर रहे थे, लैरिंग्स में यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे लैरिंग्स है तो इसके नीचे आपका एक कार्टिलेज होता है जिसको बोलते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है ना। और क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे से आपका स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया। ठीक है ना। तो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसके नीचे हमारा ट्रैकिया होता है। तो वही इसमें यहाँ पे बात मिली गई है, स्टार्ट फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, तो ट्रैकिया के जस्ट पीछे हमारा क्या है, इसोफेगस। ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन बता रहा है कि यहाँ से आपका ट्रैकिया तो स्टार्ट होता है, इसके जस्ट पीछे हमारी इसोफेगस की भी स्टार्टिंग होती है। ठीक है ना। क्योंकि हमने बोला अभी आपको फोटो में दिखाया कि जस्ट आगे हमारा ट्रैकिया होता है, उसके पीछे हमारा इसोफेगस होता है, उसके पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेरिंक्स कॉमन चैम्बर आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से, यानी इसके पीछे से होगा, इसी क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से हमारा ट्रैकिया भी स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या बोला गया, स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द फेरिंक्स। फेरिंक्स में भी कहा लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है ना। और अपोजिट टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द C6 वर्टिब्री, जो हमारा यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे जो हमारा पीछे वर्टिब्रल कॉलम होगा, वहाँ पे इसकी सर्वाइकल की C6 वर्टिब्री होती है, यानी हमारा जो इसोफेगस है C6 वर्टिब्री से स्टार्ट होगी। ठीक है ना। वही बात लिखी है, सिचुएटेड बिटवीन द ट्रैकिया एंड वर्टिब्रल कॉलम। हमने बताया था जो ट्रैकिया होता है उसके जस्ट आगे होता है, फिर पीछे इसोफेगस, और उसके पीछे होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा किसके बीच में, ट्रैकिया और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है। और कहाँ होता है, एंड इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टोमच। स्टोमच हमारा कहाँ है, टर्मिनल केविटी में होता है। ठीक है ना। डायाफ्राम के नीचे हमने बताया था, डायाफ्राम के नीचे स्टोमच में ओपन होता है। तो ये लगभग जिस पोजीशन पे खुलता है ये होता है T12 वर्टिब्री। T12 वर्टिब्री। और लगभग इसकी जो टोटल लेंथ होती है C6 से T12, ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो हमने ये देखा कि हमारा जो इसोफेगस है ये हमारा, ये जो इसोफेगस है यहाँ पे, ये जो इसोफेगस है ये हमारा स्टार्ट हो रहा कहाँ से, ये हमारा इसोफेगस स्टार्ट हो रहा है C6 वर्टिब्री से, और कहाँ खत्म हो रहा है, लगभग T12 पोजीशन पे खत्म हो रहा है। ठीक है ना। C6 से स्टार्ट हो रहा है, T12 पे खत्म हो रहा है, और कहाँ पे, लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज से हो रहा है। और इसकी टोटल लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। किसके बीच में है, ये हमारे स्थित है बिटवीन द ट्रैकिया एंड द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे हम जानते हैं सर्वाइकल से स्टार्ट हो रहा है, यानी गले से स्टार्ट हो रहा है, तो सर्वाइकल वाला रीजन पढ़ेंगे, फिर थोरेसिक वाला रीजन पढ़ेंगे, मतलब थोरेक्स में जो हिस्सा आता है, और फिर जो एब्डोमेन में हिस्सा जा रहा है उसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंथ भी इसकी अलग अलग है। जैसे हमने बोला C6 से हमारा कहाँ पे आ रहा है, T12, हमारा C6 से स्टार्ट है और T12 पे खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सर्वाइकल वाली लेंथ है लगभग C6 से T1 है, यानी C6 से T1 पोजीशन में सर्वाइकल रीजन में पाया जाएगा। थोरेसिक वाला क्या है, T1 से T10, यानी T1 से T10 आपके डायाफ्राम के जस्ट अबव रहेगा। C6 से T1 सर्वाइकल में है, T1 से T10 डायाफ्राम के जस्ट ऊपर, और डायाफ्राम के नीचे T10 टू T12 ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में घुस जाएगा। तो यहाँ पे 3 रीजन है आपके इसोफेगस के, सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। इसको हमको यहाँ पे इसका रिलेशन देखना है और इसकी हिस्टोलॉजी देखनी है। हिस्टोलॉजी कॉमन होगी क्योंकि क्या है, पूरे इसोफेगस कॉमन होगा, जो स्ट्रक्चर सर्वाइकल में होगा वही थोरेसिक में, वही एब्डोमेन में। लेकिन जो भी स्ट्रक्चर, जो उसका रिलेशन होगा, सर्वाइकल में कुछ अलग ऑर्गन या आपके वेन आर्टरी होंगे, थोरेसिक में अलग होंगे और एब्डोमेन में अलग होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पहला हमारा सर्वाइकल रीजन है। ठीक है ना, यहाँ पे सर्वाइकल रीजन है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे जस्ट ऊपर हमने बोला था जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आता है हमारा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसका रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा सर्वाइकल रीजन का रिलेशन है। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा वो करते हैं। तो जैसे हमारा ये सर्वाइकल रीजन है, तो सर्वाइकल रीजन में हमने ये पढ़ा था अभी इसोफेगस में कि लोअर एंड ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, यानी इसकी जो पोजीशन है लैरिंक्स से नीचे आएगी, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कट किया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे ट्रैकिया आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एंटीरियर साइड में इसका रिलेशन क्या हो गया, सर्वाइकल रीजन में ट्रैकिया हो गया। C6 से T1 की पोजीशन बता रहे हैं, एंटीरियर साइड में ट्रैकिया हो गया। और यहाँ पे इसके देखिए, आप अगर देख रहे हैं इस फोटो में, यहाँ पे नर्व आ रही है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। असल में रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की जो सप्लाई होती है लैरिंग्स में भी जाते हैं, और इसके कुछ फाइबर यहाँ पे इसोफेगस में भी इसकी नर्व सप्लाई होती है। तो यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में एंटीरियर साइड में आपको 2 रिलेशन मिल रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमारा हो गया ट्रैकिया, ठीक है ना, एंटीरियर सर्वाइकल रीजन वाला, और इसके और इसमें क्या है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। लैरेंजियल नर्व इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लैरिंग्स तो ऊपर होता है, लैरिंग्स में भी नर्व जाती है, कुछ कॉमन नर्व करके आपके इसोफेगस में भी जाती है, इसलिए हमारा यहाँ पे रिकरेंट लैरेंजियल नर्व भी नर्व सप्लाई होगी। ठीक है ना। अब इसका पोस्टीरियर रिलेशन क्या होगा, पोस्टीरियर साइड में हमने बोला था, इस फिगर में नहीं है लेकिन पोस्टीरियर में मैंने बोला था, अगर आप दिमाग में इमेजिन कर सको, आगे आपका ट्रैकिया होता है, ठीक है ना, उसके पीछे इसोफेगस होता है, सबसे पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो पीछे हमारा क्या होगा, इसके वर्टिब्रल कॉलम, पोस्टीरियर रिलेशन भी कॉमन होगा वर्टिब्रल कॉलम। अगर आपने डायसेक्शन किया होगा तो आपको वो चीज़ें दिमाग में होगी। जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ट्रैकिया दिखेगा, ट्रैकिया के जस्ट पीछे यहाँ पे इसोफेगस, और जहाँ पे आप इसोफेगस को थोड़ा क्लीन करोगे तो पीछे आपको पूरा वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और होता है, यहाँ पे जैसे आप जानते हो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, तो जो थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, जैसे हमारा जो थायराइड ग्लैंड होती है लगभग ऐसे होती है, ऐसे इसके 2 लोब होते हैं,
ठीक है ना। ये आपस में एक ट्यूब के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं इस्थिमस, उसके द्वारा कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो थायराइड के लोब होते हैं ये कुछ ऐसे स्ट्रिप होते हैं, ये हमारा ऐसे यहाँ पे लगे रहते हैं थायराइड के लोब। तो ये लगभग इसके एंटीरियर साइड में नहीं, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में होते हैं। तो आप राइट लेटरल लिख लो या लेफ्ट लेटरल लिख लो, दोनों में। तो एंटीरियर साइड में तो हमारा हो गया ट्रेकिया, और उसके बाद रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम, और इसका जो राइट लेटरल वाला पार्ट है, लेटरल साइड में बोल रहा हूँ, इंटीरियर में राइट लेटरल पार्ट में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के लोब मिलेंगे, ठीक है ना, इसी सर्वाइकल वाले रीजन पे, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पास होता है, यहाँ पे अगर इस फोटो में आप देखोगे कि थोरेसिक डक्ट निकल के आती है। थोरेसिक डक्ट क्या होती है? थोरेसिक डक्ट हमारी वो होती है जिसमें से लिम्फ का फ्लो होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी पास होती है लगभग ऊपर से, एक ही साइड पाई जाती है, हमारे लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड पे नहीं होती, सिंगल होती है थोरेसिक डक्ट, ठीक है। थोरेसिक डक्ट नीचे आती है, आपके नीचे आपके सिस्टम में कार्य बनाती है। तो ये केवल लेफ्ट साइड में होती है, इसमें लिम्फ का फ्लो होता है, ठीक है ना। जहाँ पे जंक्शन होता है आपके लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और वो आपका कैरोटिड कैनाल, उसके जंक्शन पे ही खुलती है, वेन में खुलती है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और कैरोटिड कैनाल के जंक्शन पे ही खुलती है, ठीक है ना। तो ये हमारी थोरेसिक डक्ट हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्वाइकल वाले रीजन में आपको, सर्वाइकल वाले रीजन पे लेफ्ट साइड में थोरेसिक डक्ट भी मिलेगी। थोरेसिक डक्ट सर्वाइकल में भी मिलती है और आपके नीचे भी मिलेगी, थोरेक्स वाले रीजन में भी मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एंटीरियर साइड में ट्रेकिया हो गया, पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और आपके राइट और लेफ्ट साइड में थायराइड ग्लैंड के लोब हो गए। लोब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड के लोब हो गए, और आगे स्टिमस मिलेगा इसके, और आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसके पाया जाएगा आपका थोरेसिक डक्ट की, थोरेसिक डक्ट यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड से यहाँ पास होगी। राइट साइड में थोरेसिक डक्ट नहीं होती, सिंगल होती, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड से थोरेसिक डक्ट पास होती। इसी का दूसरा नाम होता है लेफ्ट सबक्लेवियन डक्ट, थोरेसिक डक्ट या लेफ्ट सबक्लेवियन डक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो रिलेशन बताया है आपको इसोफेगस में, ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा। एंटीरियर में ट्रेकिया, राइट और लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल, यहाँ पे ट्रैकिया, राइट एंड लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल और पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, और ईच साइड ऑफ यानी राइट और लेफ्ट में, राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड के लोब होंगे, थोरेसिक डक्ट आपकी लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन होगा सर्वाइकल इसोफेगस का, ठीक है ना। सर्वाइकल इसोफेगस में एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, और आपका ये पोजीशन पाई जाती है। इसमें से जो थोरेसिक डक्ट है वो केवल लेफ्ट साइड में होगी, बाकी जो है आपके आपका यहाँ पे जो बाकी स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड के लोग, ये दोनों दाएं और बाएं पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पे रिलेशन ऑफ थोरेसिक इसोफेगस, ठीक है ना, थोरेसिक इसोफेगस का रिलेशन। तो यहाँ पे देखो ये ट्रैकिया है, इसके जस्ट पीछे ये आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, आपके थोरेक्स वाले रीजन में भी एक रिलेशन हो जाएगा ट्रैकिया का, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये हमारा इसोफेगस नीचे आ रहा है। अब देखो ये स्ट्रक्चर पास हो रहा है राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन, ये आता है राइट लंग्स में। तो होते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का तो कोई इससे क्रॉस नहीं हो रहा है, एकदम लेफ्ट साइड से निकल जा रही है, लेकिन राइट पल्मोनरी आर्टरी पूरे इसोफेगस को सामने से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गया। इसके अलावा देखोगे ये जो आपको आउटलाइन दिख रही है, ये आउटलाइन है पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पेरिकार्डियम कवरिंग होती है हार्ट की, ठीक है ना। तो ये हमारा हार्ट हो गया, यानी यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया, हार्ट का, पेरिकार्डियम विद हार्ट, आउटलाइन ऑफ पेरिकार्डियम एंड हार्ट। तो यहाँ पे इसके आगे पेरिकार्डियम होगा और हार्ट होगा, ये भी आपका एक रिलेशन हो गया एंटीरियर साइड में, ठीक है ना। यहाँ पे एंटीरियर साइड में क्या हो गया आपके, आपको एक तो हो गया यहाँ पे राइट पल्मोनरी आर्टरी,
ट्रैकिया, ठीक है ना। और यहाँ पे इस साइड में आपको मिल रहा आउटलाइन ऑफ पेरिकार्डियम एंड हार्ट, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, एंटीरियर रिलेशन पाया गया, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा थोड़ा कटा हुआ है, आर्च ऑफ एओर्टा भी ऐसे घूमते हुए जाता है, तो आर्च ऑफ एओर्टा भी इसकी एक एंटीरियर साइड में रिलेशन हो जाएगा। तो आर्च ऑफ एओर्टा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, आउटलाइन ऑफ पेरिकार्डियम एंड हार्ट, और आपका ये आपका एंटीरियर रिलेशन पाया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो थोरेसिक डक्ट है, थोरेसिक डक्ट हमने बताया था लेफ्ट साइड से निकलती है, ऐसे आती है, यहाँ पे लेफ्ट साइड हुआ, फिर ये इसके पीछे घूम जाता है पोस्टीरियर साइड में। देखो इसके पोस्टीरियर से होता हुआ इस साइड से निकलना है, इसके पोस्टीरियर से होता हुआ ये इस साइड से निकलना है, यानी ये पोस्टीरियर साइड में ये हमारा पहले तो थोरेसिक डक्ट लेफ्ट साइड में होती है, फिर ये घूम जाती है, फिर इसका ये पोस्टीरियर रिलेशन भी बनाती है। तो थोरेसिक डक्ट का जो हमारा रिलेशन होता है थोरेसिक इसोफेगस में, ये इसके लेफ्ट साइड में भी होती है और आपके पोस्टीरियर साइड में भी पाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सिस्टम और मिल रहा है एजाइगस वेन, ये जो आपको लाइट कलर से स्ट्रक्चर मिल रहा है ये सारे पोस्टीरियर रिलेशन में आते हैं। तो यहाँ पे एजाइगस वेन हो गया, एजाइगस वेन क्या है, एजाइगस सिस्टम का एक पार्ट होता है। एजाइगस सिस्टम का फंक्शन क्या है, एजाइगस सिस्टम हमारा एक बाईपास का काम करता है। जैसे आप जानते हो इंफीरियर वेना केवा इम्प्योर ब्लड जाती है राइट एट्रियम में, ठीक है ना। बाई चांस अगर मेन डक्ट हमारी ब्लॉक हो गई तो पासिंग के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, उसी में हमारा ये सर्कुलेशन में हम डिटेल पढ़ेंगे। एजाइगस सिस्टम होता है, उसी का एक पार्ट होता है एजाइगस वेन, बाईपास का काम करता है और द पासेज ऑफ इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम। तो एजाइगस वेन भी हमारा पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगा, ठीक है ना। थोरेसिक डक्ट हमारा हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमारा डिसेंडिंग एओर्टा पीछे से चली जा रही है, आर्च ऑफ एओर्टा फिर नीचे डिसेंडिंग एओर्टा, तो ये हमारे पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगी। इसके अलावा पीछे हमने बताया था वर्टिब्रल कॉलम, ये तो आपका एक कॉमन जनरल हो गया, जो सर्वाइकल में होगा ये थोरेसिक में होगा, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम वाला कॉमन होगा, यहाँ तक कि एब्डोमेन में भी कॉमन रहेगा। लेकिन आपका जो नए स्ट्रक्चर आया है एजाइगस वेन, ठीक है ना, फिर आया थोरेसिक डक्ट, एजाइगस वेन, थोरेसिक डक्ट और आपका डिसेंडिंग एओर्टा, ये आपके पोस्टीरियर में जो एक्स्ट्रा रिलेशन बनते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हमने यहीं पे मेंशन की हैं। पहले क्या है रिलेशन ऑफ द थोरेसिक इसोफेगस में क्या है, T1 से T10, T1 से T10। तो इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, हाँ डायाफ्राम भी पाया जाएगा, डायाफ्राम एक कॉमन स्ट्रक्चर हो जाएगा इंटीरियर का। तो इंटीरियर साइड में क्या क्या है, ट्रैकी, इंटीरियर साइड में ट्रैकिया हो जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी भी है, लेफ्ट ब्रोंकस भी पास होता है, जो हमारा यहाँ पे ट्रैकिया जब डिवाइड करता है तो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस बनाता है। तो राइट ब्रोंकस इधर आ जाता है, राइट ब्रोंकस हमारा छोटा होता है, लेकिन लेफ्ट ब्रोंकस क्या होता है, लंबा होता है, नैरो होता है। तो ये लेफ्ट वाला ब्रोंकस थोड़ा सा इसोफेगस को क्रॉस करता है। तो लेफ्ट ब्रोंकस, आर्च ऑफ एओर्टा, पेरिकार्डियम विद लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा, क्योंकि पीछे क्या होता है, पीछे हमारा हार्ट में दो भी चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, लेफ्ट और आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है पोस्टीरियर साइड में होता है हार्ट के, और जो पोस्टीरियर साइड होगा वही हमारा क्या होगा, एंटीरियर रिलेशन ऑफ इसोफेगस। तो इसीलिए बोला गया पेरिकार्डियम विद लेफ्ट एट्रियम और डायाफ्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जनरल ऑफ पेरिकार्डियम विद हार्ट, और मोर एक्यूरेट होगा लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम बनाता है बेस ऑफ द हार्ट, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस, और जो भी हार्ट का पोस्टीरियर सरफेस होगा वही इसोफेगस के इंटीरियर सरफेस को फेस करेगा। तो यहाँ पे ट्रैकिया हो गया, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट ब्रोंकस, आर्च ऑफ एओर्टा, पेरिकार्डियम, लेफ्ट एट्रियम और डायाफ्राम, ये हमारा रिलेशन है थोरेसिक इसोफेगस का एंटीरियर रिलेशन। अब पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, पोस्टीरियर रिलेशन में जैसे बताया था वर्टिब्रल कॉलम कॉमन होगा, थोरेसिक डक्ट आपको बताया था, थोरेसिक डक्ट लेफ्ट से आती है फिर पीछे घूम जाती है, डिसेंडिंग एओर्टा, एजाइगस वेन और डायाफ्राम। डायाफ्राम कॉमन स्ट्रक्चर हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर अगर आप इमेजिन कर सकते हो
जैसे ये एक स्ट्रक्चर है तो इसके बीच से कोई ओपनिंग जा रही है, जैसे ये ओपनिंग जा रही है तो एक इसका एक एंटीरियर रिलेशन भी बनेगा, पोस्टीरियर रिलेशन भी इसका होगा। तो हमारा जो डायाफ्राम है एंटीरियर में भी आता है और हमारे पोस्टीरियर रिलेशन में भी पाया जाता है, इसलिए हम डायाफ्राम को दोनों ही रिलेशन में इंक्लूड करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये इस देखो ये इसोफेगस आ रहा है, ये इसोफेगस, ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन से यहाँ पे जो इसका आउटलेट है यहाँ से ये एब्डोमिनल कैविटी में घुस रहा है और ये हमारे स्टोमच खुल रहा है। तो हमारा जो इतना पार्ट है ये वाला, ये हमारा क्या है, एब्डोमिनल इसोफेगस, ठीक है ना। तो इसकी जो वर्टिब्रल कॉलम के रिलेशन में देखी जाती है T10 to T12, यानी T10 to T12 ये एब्डोमिनल वाले रीजन में पाया जाएगा, T1 से T10 थोरेक्स और C6 से T1 हमारा सर्वाइकल वाले रीजन में पाया जाएगा। अब यहाँ पे ये जानते हो, यहाँ पे आने के बाद ये कार्डियक एंड स्टोमच में खुल जाएगा, तो यहाँ पे भी हमको इसका थोड़ा सा रिलेशन देखना है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है। अगर आपने डाइसेक्शन किया होगा तो आपको एक कॉमन जनरल स्ट्रक्चर पता होगा कि यहाँ पे जैसे ही हमारा नीचे ऊपर जब थोरेक्स रीजन खोलते हैं तो हमारा डायाफ्राम रहता है और उसके जस्ट नीचे अगर आएंगे तो हमारा कवरिंग के नीचे हमारा ये लीवर पाया जाता है। तो लीवर हमारा थोरेक्स रीजन में भी लाई करता है, एब्डोमेन वाले रीजन में, कुछ रिब्स पे ये ऊपर आता है, थोरेक्स में ही लाई करता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे अंदर की ओर जैसे ये एंटर करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, इसके आगे हमारा ये पूरा लीवर है, इसको हमने कट करके दिखाया है। तो यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे ये हमारा तो यहाँ पे ये हमारा पूरा लीवर है, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लीवर है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लीवर को कट किया है, ठीक है ना। तो लीवर हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटीरियर रिलेशन, क्योंकि ये क्या है, इसके जस्ट ऊपर है, तो हमारा पोस्टीरियर साइड ऑफ द लीवर का पोस्टीरियर साइड ये होगा। तो एक तरह से हमें कर सकते हैं एंटीरियर रिलेशन में क्या पाया जाएगा, लीवर पाया जाएगा, ठीक है ना। और पोस्टीरियर रिलेशन में क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर रिलेशन में वही आपका पीछे की ओर यहाँ पे वहाँ पे फेस होगा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। पोस्टीरियर रिलेशन में हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा और एंटीरियर रिलेशन में हमारा लीवर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं, अगर आप उसको देखोगे। हाँ, और डायाफ्राम का भी कुछ हिस्सा आता है, जैसे हमारा यहाँ पे अगर ये देखोगे, डायाफ्राम तो हमारा पेट में स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे अगर देखोगे दो होते हैं हमारे यहाँ पे, ये हमारा इसोफेगस का पार्ट होता है, ये बनाता है ये बताता है हमारा लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम, लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम। और ये हमारा ये बनाएगा ये वाला स्ट्रक्चर राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम, ठीक है ना। तो ये है राइट क्रस और ये है लेफ्ट क्रस, ठीक है ना। तो ये पोस्टीरियर रिलेशन में चले जाते हैं, आपके लेफ्ट क्रस और राइट क्रस इसके पोस्टीरियर रिलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा डायाफ्राम होता है ऊपर थोरेसिक में तो अलग हो जाता है, इसका ये क्रस्टनुमा स्ट्रक्चर नीचे तक आता है, ड्यूडेनम तक जाता है, ठीक है ना, सपोर्ट के लिए लिगामेंट का काम करता है। तो यहाँ पे ये पोस्टीरियर रिलेशन बना देता है पूरा डायाफ्राम में, डायाफ्राम का एक पार्ट, लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम एंड राइट क्रस ऑफ द डायाफ्राम। और इसके अलावा आपका वर्टिब्रल कॉलम भी रहेगा, तो एंटीरियर साइड में लीवर हो जाएगा, पोस्टीरियर साइड में लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम और हमारा वर्टिब्रल कॉलम ये रिलेशन बनाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या दिया है, पासेस थ्रू इसोफेगल हियाटस, जो ओपनिंग होती है यहाँ पे, जो हमारी ओपनिंग होती है नीचे, अंदर से नीचे की ओर एंटर करने को आउटलेट, उसको उस ओपनिंग को बोलते हैं इसोफेगल हियाटस हर्निया, आपने नाम सुना होगा। उसी के थ्रू हमारा जो स्टोमच है अंदर की ओर
थोरैक्स में चढ़ने लगता है तो उसी को बोलते हैं हियाटस हर्निया। जब वो ओपनिंग बड़ी हो जाती है तब, तो उसी को बोलते हैं, उसी ओपनिंग को बोलते हैं इसोफेगल हियाटस। ठीक है ना, पासेस थ्रू इसोफेगल हियाटस या हियाटस ओपनिंग। लगभग लेंथ इतनी एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड ऑफ लीवर होता है, बताया पोस्टीरियर साइड में लेफ्ट और राइट प्लस ऑफ डायफ्राम मिलेगा, और आपकी एओर्टा में मिलती है, और वर्टिब्रल कॉलम भी मिलेगा एओर्टा में, क्योंकि पूरी डिसेंडिंग एओर्टा पीछे से होते हुए अंदर की ओर एब्डोमेन में प्रवेश करती है, तो हमारी एओर्टा भी इसके रिलेशन में हो जाएगी। तो एओर्टा लेफ्ट एंड राइट प्लस ऑफ डायफ्राम एंड पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम, और एंटीरियर साइड में पोस्टीरियर साइड ऑफ द लीवर। ठीक है ना, तो ये हमारा रिलेशन हो गया एब्डोमिनल एओर्टा का। ओवरऑल इसोफेगस का सर्वाइकल थोरेसिक और हमारा एब्डोमिनल वाला पूरा रीजन होता है। इसमें आप अगर आप देखोगे खाली रिलेशन है थोड़ा अलग अलग। अगर आप इसके बाद हम इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें एक टॉपिक और है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इसोफेगस। ये क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है, एमसीक्यू में, और इसमें से वो भी बनता है आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन भी बनता है। तो इसमें बोला गया इसोफेगस, इसोफेगस में कौन कौन सी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है जहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर उसके ऊपर पास हो रहा है, लाई हो रहा है, तो उसकी एक छाप, एक मार्किंग पड़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो देखो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन है। फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर हमारा है यहाँ सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन, थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन और फोर्थ कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है ना, ये सारे कॉन्स्ट्रिक्शन आपके थोरैक्स वाले रीजन में एक तरीके से आप इसको रिलेशन भी समझ सकते हो। जैसे हमने बोला था पहला कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, क्रिकोफेरेंजियस मसल। ठीक है ना, क्रिकोफेरेंजियस मसल, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोफेरेंजियस मसल यहाँ से स्टार्ट होती है, उसी से स्टार्ट होता है, तो उसका एक इंप्रेशन मसल्स के किनारे किनारे इसका इंप्रेशन पड़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन पड़ जाता है। तो पहला हो गया हमारा क्रिकोफेरेंजियस मसल कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा है आर्च ऑफ एओर्टा, ये हमने एंटीरियर रिलेशन में पढ़ा था, उसका भी कॉन्स्ट्रिक्शन पड़ जाता है। सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये ध्यान देना, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है आपके फर्स्ट कौन है, ये आप नंबरिंग से बोला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर से आपसे पूछा जाए सेकेंड तो आप क्या बोलोगे, आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है ना, थर्ड क्या है आपका लेफ्ट ब्रोंकस, अभी बोला था ना, आपका राइट ब्रोंकस छोटा होता है, लेफ्ट ब्रोंकस क्या होता है, बड़ा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा चौथा कॉन्स्ट्रिक्शन डायफ्राम। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पढ़ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए विद सीरियल नंबर। कि पहला कॉन्स्ट्रिक्शन हमारा क्रिकोफेरेंजियस मसल है, ठीक है ना, और एक पोजीशन में दी C6 T4 T5 T10 पे पाए जाते हैं, और इसकी एक लेंथ है। तो ये जो लेंथ लिखी है थोड़ी सी लेंथ एक्यूरेट नहीं है, ये एक तरीके से मतलब जहाँ से फोटो लिया थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है। इसकी जो एक्यूरेट लेंथ है VD चौरसिया से आपको अगली स्लाइड में भी बताते हैं। ठीक है ना, तो आपको लेंथ देख लेना, लेकिन जो आपके स्ट्रक्चर है यही पास होते हैं। पहला कॉन्स्ट्रिक्शन आपका क्रिकोफेरेंजियस मसल है, दूसरा आपका आर्च ऑफ एओर्टा है, तीसरा लेफ्ट ब्रोंकस है, चौथा क्या है डायफ्राम। अगर आपसे चौथा पूछा जाए तो चौथे के नाम लिखना, ये नहीं कि आप किसी और का लेते हो, क्योंकि एक सीरियल में दिया, ये देखो यहाँ पे नाम दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो आपको सीरियल से याद होना चाहिए। अगर इसमें MCQ बहुत अच्छे से मिलता है, थ्योरी में भी आ सकता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस, और थ्योरी में भी ये बनता है, ये आपके MCQ में भी बनता है। ठीक है ना, तो देखो जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस है, यहाँ पे पहला क्या इसोफेगस है क्रिकोफेरेंजियस मसल, और यहाँ पे जो लेंथ ली गई है फ्रॉम द इंसाइजर टीथ, हमारे जो इंसाइजर टीथ होते हैं यहाँ से पूरी लेंथ ली गई, यानी इंसाइजर से 15 सेंटीमीटर नीचे, इंसाइजर से लेंथ ली गई है, यहाँ से होते हुए 15 सेंटीमीटर नीचे हमारा पहला कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा। यहाँ पे पहला कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा क्रिकोफेरेंजियस मसल का। इसी तरह इंसाइजर से, ये फिर सेकेंड लेंथ इंसाइजर से 22.5 सेंटीमीटर नीचे सेकेंड मिलेगा एओर्टिक आर्च या आर्च ऑफ एओर्टा। इसी तरह इंसाइजर से 27.5 सेंटीमीटर नीचे आपका तीसरा मिलेगा लेफ्ट ब्रोंकस, और इंसाइजर से 37.5 सेंटीमीटर नीचे आपका मिलेगा डायफ्राम। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है 15, 22.5, 27.5, 37.5, ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको पूछता है कि आपका जो तीसरा जैसे पूछ लेगा तीसरा जो कॉन्स्ट्रिक्शन है
तीसरा जो कॉन्स्ट्रक्चर है वो इंसाइडर से कितनी दूरी पर बनता है, तो 27.75 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ और कौन कौन से स्ट्रक्चर है इसका कॉन्स्ट्रक्शन है वो पता होना चाहिए। इसके बाद आती है आपकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, जैसे हमने ये यहाँ पे हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, तो हिस्टोलॉजी में जैसे हम जनरल जानते हैं, हिस्टोलॉजी में यहाँ पे आपका जैसे उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो हमको क्या क्या लेयर दिखाई देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला आउटर है और ये वाला इनर है, ठीक है ना। ल्यूमेन में इनर है, यानी ये हमारा ल्यूमेन बना रहा है। ल्यूमेन जहाँ पे केविटी होगी, जब फूड आप निकलोगे तो ल्यूमेन से होके ही जाएगा। इसोफेगस में कोई डाइजेशन तो होता नहीं है, आपको पता है कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, जो हमने खाया है सलाइवा जो मिला है उसी का डाइजेशन चलता रहता है। यहाँ से फूड जब स्टोमच में पहुँचता है एक तरह से पैसेज का काम करता है, फ्रॉम द ट्रांसपोर्टिंग द फूड फ्रॉम द बक्कल केविटी टू द स्टोमच, ठीक है ना। एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, रास्ते का काम करता है। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, जो आपकी सलाइवा में जो वही डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी है, यहाँ पे अगर यहाँ पे लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे दिखाई रही है एडवेंटाइटा, ठीक है ना। एडवेंटाइटा है, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगी सब यहाँ पे एडवेंटाइटा के जस्ट नीचे आएगी मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस प्रोपिया मस्कुलर लेयर आप बोल सकते हो। इसमें कौन कौन सी मसल मिलेगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होगी, अंदर की ओर सर्कुलर, एक शेप के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। यहाँ पे यह हमको स्मूथ मसल बोलते हैं, स्केलेटल मसल नहीं। स्मूथ मसल का क्या काम होता है, स्मूथ मसल का इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले एडवेंटाइटा, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर सर्कुलर मसल, अंदर की ओर इसको मस्कुलर लेयर, फिर उसके नीचे आएंगे तो सब म्यूकोसा। ये वाली लेयर क्या है, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा क्या होती है, सब म्यूकोसा में जैसे आप जानते हो ब्लड वेसल, लिम्फेटिक नर्व, जो भी ऑर्गन की सप्लाई होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो सारी सब म्यूकोसा में ही होती है, ठीक है ना। तो सब म्यूकोसा में क्या है, आपको ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक ये सब मिलेंगे। फिर उसके अंदर की ओर म्यूकोसा के जस्ट अंदर आएंगे तो हमें मिलेगी म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या, हमारी इनर लेयर जो ल्यूमेन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगी, एक तो थोड़ी सी इसमें मसल वाली लेयर मिलेगी। इसके बाद लेमाइना प्रोपियम लेयर। लेमाइना प्रोपियम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है, जस्ट अगर एपिथेलियम है उसके नीचे आपकी लेमाइना प्रोपियम पड़ जाती है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। और उसके जस्ट ल्यूमेन में आएगी एपिथेलियम की लेयर, जो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम है ल्यूमेन में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है हिस्टोलॉजी ऑफ द इसोफेगस, ठीक है ना। यहाँ पे तो वहीं पे बोला गया एडवेंटाइटा, आउटर मोस्ट लेयर, लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है, सिरोसा नहीं होती, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिरोसा नहीं होती है। सिरोसा आपको स्टोमच से लेकर आप जितना भी डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़ोगे, आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा है, लेकिन इसोफेगस पे एडवेंटाइटा नहीं, एडवेंटाइटा बोलते हैं, सिरोसा नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एक रीजन है, वो आगे आपको स्टोमच में बताएंगे। अभी आप मानिए कि यहाँ पे एडवेंटाइटा होती, सिरोसा नहीं होती। इसके आगे आप जितना भी ऑर्गन पढ़ोगे कॉमन है, बाहर सिरोसा, चाहे ट्यूबुलर हो चाहे स्टोमच में। फिर अंदर मस्कुलरिस लेयर होगी, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। यहाँ पे जो मस्कुलरिस लेयर है, इसके 3 पार्ट बनेंगे। अपर 1/3 इज स्ट्राइएटेड, मिडिल 1/3 इज मिक्स्ड एंड लोअर 1/3 इज स्मूथ। जैसे स्ट्राइएट का मतलब होता है जहाँ पे वॉलेंट्री भी होता है और इनवॉलेंट्री भी होता है। इनवॉलेंट्री, स्ट्राइएट का मतलब इनवॉलेंट्री। अपर 1/3 बोला गया, लगभग इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं इसमें, वॉलेंट्री मसल्स होती है, सॉरी, यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स होती है। मिडिल 1/3 मिक्स्ड, यानी इसमें पे वॉलेंट्री, यहाँ पे वॉलेंट्री भी होगा प्लस इनवॉलेंट्री भी होगा। और लोअर 1/3 इज स्मूथ, यानी इनवॉलेंट्री यहाँ पे मसल्स पाए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा खाली यहीं पे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बाकी आप स्टोमच में, ड्यूडेनम में, जेजुनम में जहाँ पढ़ेंगे सारी आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होंगी या स्मूथ मसल पाई जाएंगी।
फिर अंदर की ओर यहाँ पे ये पाई जाती है म्यूकोसा। अंदर की ओर हमारी म्यूकोसा लेयर पाई जाएगी जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है ना, जैसे हमने अगर एब्डोमेन की स्टडी करनी है, एब्डोमेन में कौन कौन से ऑर्गन है क्या है, तो वहाँ पे पहले 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये हमारी लाल पट्टी से क्या है, ये हमारा है डायाफ्राम। हमारा क्या है, डायाफ्राम। तो 9 रीजन एब्डोमेन हमने कैसे बताया, एक लाइन आपकी ये आ रही है, ठीक है ना, एक लाइन यहाँ पे ये आ रही है, एक लाइन यहाँ पे ये आ रही है, और एक लाइन, दो लाइन यहाँ पे हॉरिजेंटल है। तो आपका दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजेंटल लाइन, ये पूरी हॉरिजेंटल लाइन है। इसके द्वारा एक रीजन ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो तीन टोटल 9 रीजन बनते हैं, दो वर्टिकल और दो हॉरिजेंटल लाइन से। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये हमारा, ये वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन इमेजिनरी लाइन है, हमने इमेजिन किया है। ठीक है ना, जैसे हमारे पहले हॉरिजेंटल लाइन की बात करते हैं, तो हमारी हॉरिजेंटल लाइन पहली जो हॉरिजेंटल लाइन है, हमने इसको नाम दिया है ट्रांसपाइलोरिक लाइन। ट्रांसपाइलोरिक लाइन, ठीक है ना, तो ट्रांसपाइलोरिक लाइन, अगर पाइलोरस का नाम में सुना होगा, ये स्टमच का एक पार्ट होता है पाइलोरस, पाइलोरिक एंट्रम या पाइलोरस। तो इसका मतलब जो स्टमच के पाइलोरस से होके गुजरता है, उस रीजन से होती हुई जो इमेजिनरी लाइन होगी, हम उसको ट्रांसपाइलोरिक लाइन बोलेंगे। वर्टिब्रल कॉलम के ड्यूरेशन में देखा जाए या वर्टिब्री के टर्म में, तो लगभग L1 वर्टिब्री से ही होके गुजरती है। वर्टिब्री के टर्म में L1 वर्टिब्री और ऑर्गन के टर्म में ट्रांसपाइलोरस लाइन होगा, या जहाँ पे स्टमच का पाइलोरस रीजन होता है वहाँ से ये लाइन होके गुजरती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक लाइन। दूसरी हमारी हॉरिजेंटल लाइन जो इसके नीचे होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसट्यूबरकल लाइन। ठीक है ना, ट्रांसट्यूबरकल लाइन। वर्टिब्रल के रिलेशन में आप देख रहे हो L5 है, ट्रांसट्यूबरकल, जैसे आपने हिप बोन अगर पढ़ी होगी या देखा होगा, हिप बोन में पीछे आपका ऊपर की ओर होता है इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट होता है, इलियम बोन, इलियम स्ट्रिंग प्यूबिस होता है, इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट में बाहर की ओर होता है इलियक ट्यूबरकल, यहाँ पे इलियक ट्यूबरकल होता है इस साइड पे नीचे की ओर। उस ट्यूबरकल से, यानी इधर का ट्यूबरकल और इस तरह के ट्यूबरकल को से टच होती हुई जो लाइन पास होगी, हम उसको बोलेंगे ट्रांस ट्यूबरकल लाइन। तो यहाँ पे जो ट्रांस ट्यूबरकल लाइन टर्म लिया है, वो हिप बोन के ट्यूबरकल, इलियम के ट्यूबरकल के रिलेशन में लिया गया, और यहाँ पे जो ट्रांसपाइलोरिक लाइन है, पाइलोरस के रिलेशन में लिया गया है। तो दो हॉरिजेंटल लाइन हो गई, और दो आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, एक का नाम है राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन पट्टी से, ये हमारा होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। ये क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और यहाँ पे होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके बीच में होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारी, इसको हमने कैसे माना, इंग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट से होते हुए, दोनों इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट से होते हुए जो वर्टिकल लाइन क्रॉस करेगी, हम उसको राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल बोल देंगे। दोनों तरफ लिगामेंट होता है, राइट साइड पे लेफ्ट लेटरल। तो राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल का मतलब क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट से पास होनी चाहिए, और हॉरिजेंटल लाइन पहली वाली पाइलोरस से पास होनी चाहिए, दूसरी हमारी ट्यूबरकल से पास होनी, यहाँ पे दूसरी लाइन आपकी यहाँ पे इलियक के ट्यूबरकल से पास होनी चाहिए। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसकी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, किस आधार पे खींचा है, तब आपके जो 9 रीजन बनेंगे, तो आपके 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, यहाँ पे आप देख रहे हो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, फिर उसके बीच में एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल। फिर नीचे आते हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में पहला क्या है, यहाँ पे राइट नंबर, फिर ये हो जाएगा अम्बलाइकस, अम्बलाइकस लेफ्ट नंबर। नीचे आते हैं यहाँ पे राइट इलियक फोसा, ठीक है ना, राइट इलियक फोसा, ये होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक, जहाँ पे आपके पेल्विक के ऑर्गन पाए जाएंगे, और ये आपके लेफ्ट इलियक फोसा। तो ये जो 9 रीजन है, उसके आपको नाम पता होना चाहिए, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, राइट नंबर, अम्बलाइकस लेफ्ट नंबर, राइट इलियक फोसा, ठीक है ना, हाइपोगैस्ट्रिक और लेफ्ट इलियक फोसा।
तो आपके ये जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है, ये बताया कौन कौन सी है यहाँ पे। पहली लाइन ट्रांसपाइलोरिक लाइन, ट्रांसट्यूबरकल लाइन, वर्टिकल लाइन राइट रेक्टर और राइट लेफ्ट रेक्टर है। ठीक है ना, इसकी पोजीशन हम आपको बता चुके हैं कहाँ से पास होती है, कैसे ये पास होती है। अब ऑर्गन, हमारा 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन पढ़ने का मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है हमारा जो ऑर्गन होते हैं, जो भी आपके एब्डोमेन में जो भी ऑर्गन होते हैं कहाँ कहाँ लाई करते हैं। तो जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में यहाँ पे बोला गया है कौन कौन सा रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में क्या क्या रहेगा? लीवर और गॉलब्लैडर। ठीक है ना, ऐसा नहीं लीवर इसी में होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आपके ये एपिगैस्ट्रिक में भी जाएगा। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक में जब हम ऑर्गन पढ़ेंगे तो डिटेल में आएंगे। एक जनरल यहाँ पे समरी रही है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में लीवर होता है, लेफ्ट में स्प्लीन, लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर। लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर क्या होता है? जैसे आपने कोलन में पढ़ा है, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। तो ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन का जहाँ पे जंक्शन होता है, यहाँ पे ये जो जंक्शन बनता है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर। एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या आ जाएगा? स्टोमच, ट्यूबुलर, पेंक्रियाज। राइट नंबर में राइट किडनी और यूरेटर, असेंडिंग कोलन। ठीक है ना, लेफ्ट नंबर में लेफ्ट किडनी, यूरेटर, डिसेंडिंग कोलन। अम्लाइकल में क्या हो जाएगा? एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, कॉइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट इलियक फोसा में क्या होगा? सीकम। ठीक है ना, सीकम पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का ही। वर्मिफ्रॉम अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी आपका उसी का पार्ट होता है, कोलन का ही। लेफ्ट इलियक फोसा में सिग्मोइडल कोलन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में जो पेल्विक में ऑर्गन होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, कॉइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और फीमेल में यूट्रस। इसके अलावा जितने भी आपके फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सब आपके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आएंगे। तो आपको ये जो ऑर्गन दिए हैं इसमें आपको पता हो, एक जनरल राइट नंबर में पूछा जाए तो आप जस्ट पूरा राइट किडनी, लेफ्ट नंबर में राइट किडनी। राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसी रीजन पे किया जाता है, अपेंडिक्स सीकम। लेफ्ट इलियक फोसा में सीकम होता है। उससे क्या होता है? जैसे आपका ये डायग्नोस्टिक का भी काम करता है। जैसे पेशेंट है आपके यहाँ पे, वो पर्टिकुलर रीजन के हाथ करके बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे इस रीजन में पेन हो रहा है। तो पेन हो रहा है तो वो पेन क्यों हो रहा है? पहले उस ऑर्गन पे, उस लोकेशन पे आपको उस ऑर्गन, उस लोकेशन पे ये बताओ क्या क्या ऑर्गन हो सकते हैं, वहाँ पे क्या पैथोलॉजी उसकी बन सकती है। ठीक है ना, तो 9 रीजन क्या है आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको अगर 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन नहीं पता, वहाँ पे ऑर्गन क्या होता है नहीं पता है, जनरल पेशेंट आएगा तो आप उसकी डायग्नोसिस नहीं बना पाओगे कि पेशेंट को पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या है इस रीजन पे, क्या नहीं है। ठीक है ना, तो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन आपका बेसिक है, इसको आपको अच्छे से जितने भी ऑर्गन है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। अब यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिटोनियम। जैसे आप एब्डोमिनल कैविटी आप खोलोगे, एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है? जैसे आपके ऊपर स्किन होगी, ठीक है ना, स्किन के बाद आपका फैटी, वो फैटी लेयर बने, सबक्यूटेनियस टिश्यू मिलेगा, उसके नीचे आपकी मसल लेयर बनती है, बहुत सारी मसल होती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक। ठीक है ना, रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। जब इन मसल्स को खोलने के बाद आपको क्या मिलती है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में 2 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा यहाँ पे, एक होता है पैराइटल पेरिटोनियम और एक होता है पैराइटल पेरिटोनियम और एक होता है विसरल पेरिटोनियम। तो पैराइटल पेरिटोनियम जो आपके जस्ट ऊपर हो, जब आप सारी लेयर खोलोगे तो एक पतली सी चिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होगी, हमारी पैराइटल पेरिटोनियम होगी पतली सी। जब उसको कट करोगे तो आपको विसरा दिखेंगे। तो विसरा भी प्योर विसरा नहीं, उसके ऊपर भी पतली सी स्किन टाइप की स्ट्रक्चर चिपकी रहती है, उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ठीक है ना, तो जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे जो आपको ये यहाँ पे ये इस टाइप से दिखाया जा रहा है, ये पूरा ये रेड कलर से जो पट्टी आ रही है, ये हमारी क्या है? यहाँ पे ये पूरी सी पट्टी है, ये हमारी क्या है? पैराइटल पेरिटोनियम पट्टी है। ठीक है ना, इसके बाद हमारे जो ये विसरा पे ये जो पूरे स्ट्रक्चर ऐसे चिपके हैं, ये हमारे क्या है? विसरल पेरिटोनियम। आपको स्टोमच है, अलग अलग है। एक जनरल हमने बोला पैराइटल पेरिटोनियम, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाली लेयर जब आप काटोगे तो जितने भी विसरा है
विसरा ओपन हो जाएंगे, विसरा के ऊपर जो लेयर चिपकी रहती है वो हमारा बनाता है विसरल पेरिटोनियम, ठीक है ना। और पैराइटल और पेरिटोनियल, पैराइटल पेरिटोनियम विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो एब्डोमेन की कैविटी मिलेगी, हाई एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन होते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो ये हमारा हो गया पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में हमारे सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। तो पेरिटोनियम के दो पार्ट होते हैं, वो पैराइटल और विसरा। विसरा आपकी नीचे वाली लेयर होगी जो ऑर्गन पे पाई जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या है, रिलेशन ऑफ पेरिटोनियम विद वेरियस ऑर्गन, ठीक है। थोड़े से एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं उसमें पेरिटोनियम का जो अटैचमेंट है, पेरिटोनियम से कैसे अटैच्ड है हमारे ऑर्गन, उसके आधार पर 3 टाइप के हमारे ऑर्गन को डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा पहला है इंट्रा पेरिटोनियम। इंट्रा पेरिटोनियम में क्या है, जैसे आप देख लो ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है ना, और ये अंदर वाली लेयर से यहाँ पे ऐसे अटैच्ड है। तो हमारा क्या है, ऑर्गन यहाँ से क्या हेल्ड हो सकता है, तो हम इसको बोलेंगे इंट्रा पेरिटोनियम, मतलब पेरिटोनियम के पूरा अंदर है, पेरिटोनियम के पूरा अंदर है, लेकिन इतनी ऐसे अटैच्ड है कि अगर ये हल्का सा मूवमेंट जर्क लगेगा, झटका लगेगा तो ये मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि एक सिंगल लेयर से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा पेरिटोनियम। तो इंट्रा पेरिटोनियम क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, मतलब उसमें मूवमेंट हो सकता है, इधर उधर हिल डुल सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट है, ऐसा नहीं कि आप पूरा निकाल लोगे, पूरा अटैचमेंट है, मतलब उसमें थोड़ा सा मूवमेंट की संभावना होती है, हम ऑर्गन को इधर से उधर डिस्प्लेस हल्का फुल्का कर सकते हैं इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, और फिर दूसरा होता है रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल में क्या होता है कि हमारा पेरिटोनियम के बाहर ऑर्गन बना है, ठीक है ना। जैसे पेरिटोनियम के अंदर हो गया तो इंट्रा पेरिटोनियल, अगर पेरिटोनियम के बाहर है तो ये होता है रेट्रोपेरिटोनियल। अब यहाँ पे रेट्रो के दो पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। रेट्रोपेरिटोनियम क्या है, अगर और पेरिटोनियम के एकदम बाहर है तो इसके ऊपर हमारी पेरिटोनियम में तो क्या होगा, फर्मली अटैच्ड होगा। फर्मली अटैच्ड का मतलब पूरी तरह से अंदर जड़ से लगा होगा, इसमें हम मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये ऑर्गन अपनी जगह पे एकदम फर्मली अटैच्ड होते हैं। अब देखो यहाँ पे दो पोजीशन दिखाई गई रेट्रोपेरिटोनियम की, एक है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही ये बाहर है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहले अंदर थे बाद में बाहर हो गए, मतलब जब ऑर्गन भर का फॉर्मेशन हो रहा था तब से ये बाहर ही बाहर इनका हुआ है, मतलब पूरी तरह से अटैच्ड है, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल। दूसरा है सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब इनिशियल में तो ये थे, इनिशियल में तो ये इंट्रापेरिटोनियल थे, जैसे आप देख रहे हो इंट्रापेरिटोनियल थे, फिर क्या किए, इनको एक तरफ से डिस्प्लेस करके इसको चिपका दिया गया, यहाँ पे अंदर चिपका दिया गया, ताकि ये ज़्यादा मूवमेंट ना, एकदम से इनका जो मूवमेंट है ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। तो रेट्रोपेरिटोनियम की डिफिनीशन क्या है, रेट्रोपेरिटोनियम में मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहता, मूवमेंट नहीं होता है, यही है, ठीक है ना। तो यहाँ भी मूवमेंट की कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे ऑर्गन फर्मली अटैच्ड है, तो हम इसको यहाँ से अगर यहाँ भी डिस्प्लेस करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरह के प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियम जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही पेरिटोनियम के बाहर होते हैं, सेकेंडरी जो इनिशियल में तो अंदर थे लेकिन बाद में फर्मली अटैच्ड हो गए, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। तो ये जो 3 कंडीशन होती है, इंट्रापेरिटोनियल, प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला है इंट्रापेरिटोनियल में बोला गया है लाइन विद एब्डोमिनल कैविटी एंड फ्रीली मूवेबल। हमारा ये फ्रीली मूवेबल होता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, अब ये आपको याद रखना है। डिफिनीशन क्या होती है ये तो समझा आपने। अब ऑर्गन स्टोमच, जेजुनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लीन, लीवर, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ खाली इंट्रापेरिटोनियल है, ध्यान देना। प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल मतलब
आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही उत्पन्न हुए हैं और बाहर ही रहते हैं। कौन कौन से? सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सेकेंड और थर्ड रेट्रोपेरिटोनियल है, ध्यान देना। पेंक्रियास, किडनी, यूरेटर, सुप्रारिनल ग्लैंड, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल मतलब जो आपके इनिशियल में तो थे फ्रीली मूवेबल, बाद में उसमें मूवमेंट खत्म हो गया। असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, ठीक है। तो असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन आपको दिखेगा, लेकिन आप अगर हल्का सा मूवमेंट भी करना चाहें नहीं मूवमेंट होता है, एकदम अपने स्पेस पे रेस्ट्रिक्टली फर्मली अटैच्ड रहता है। अब इसके बाद जैसे हमने बोला हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी पूरी तरह से दो भागों में डिवाइड होती है। एब्डोमिनल में जो ऑर्गन है नीचे होती है आपकी पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल में जो आपके पेरिटोनियल के ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक दूसरा डिवीजन है सब पेरिटोनियल। तो क्या है? इंफीरियर टू इंट्रा पेरिटोनियल एंड आउटसाइड द इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है ना। मतलब ये कहाँ होते हैं? इंट्रा पेरिटोनियल, जो आपकी गोल सी कैविटी यहाँ पे ऑर्गन बने थे इसके नीचे नीचे ये होते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं सब पेरिटोनियल। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब और विजाइना। कहने का मतलब जितना भी हाइपोगैस्ट्रिक वाला रीजन है वो हमारा पेरिटोनियल वाले रीजन में आता है। अब यहाँ पे फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, ठीक है ना। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है कि हमारी जो पेरिटोनियम है फोल्ड होगी क्या क्या बनाती है। जैसे हमने बोला पेरिटोनियम तो सबके ऊपर है, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ जो पेरिटोनियम अटैच है उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म बोला गया है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए क्या बोला गया? मेजेंट्री। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की पेरिटोनियम है, अगर बोला गया मेजेंट्री, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की पेरिटोनियम की बात कर रहा है। कोलन की पेरिटोनियम मीजोकोलन, ठीक है ना। स्टोमच में ओमेंटम दिया गया है, ओमेंटम बोलते हैं दो ओमेंटम, ग्रेटर और लेजर। जैसे आप स्टोमच में जानते हो दो कर्वेचर होते हैं, ग्रेटर और लेजर। तो ग्रेटर साइड पे जो होगा ग्रेटर ओमेंटम, लेजर साइड पे जो होगा लेजर ओमेंटम। ये 4 लेयर का होता है, ध्यान देना, बाकी सब नहीं होते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक 4 लेयर का होता है ओमेंटम। तो स्टोमच की पेरिटोनियम को क्या बोलेंगे? ओमेंटम, ठीक है। इसको मीजोकोलन, इसको मेजेंट्री, ठीक है ना। ग्रेटर ओमेंटम ग्रेटर अपर्चर पे होती है, ग्रेटर कर्वेचर साइड पे होती है। इसी को हम बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन। इसमें एमसीक्यू बनता है कि पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन क्या है, कहाँ पाया जाता है? तो हमारा ग्रेटर ओमेंटम होता है, पीछे ऐसे लटका रहता है, तो उसी को बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम या पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन। लेजर ओमेंटम क्या होगा? लेजर कर्वेचर के साइड पे होगा। इसी तरह अपेंडिक्स का जो ओमेंटम होगा, जो अपेंडिक्स की जो पेरिटोनियम होगी हम उसको बोलेंगे मीजो अपेंडिक्स। तो ओमेंटम का भी स्टोमच के साथ यूज होता है। लेजर और ग्रेटर कर्वेचर के आधार पर नाम दिया है। ग्रेटर कर्वेचर को पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन बोलते हैं। बाकी इसको मेजेंट्री हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, मीजोकोलन, और अपेंडिक्स का हो जाएगा मीजो अपेंडिक्स। तो ये आपको टर्म है, ये याद रखना है क्योंकि क्लिनिकल टर्म है, आपके आगे भी ये काम आते हैं और एमसीक्यू भी इसी को करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है पेरिटोनियल कैविटी। जैसे हमने बोला पैराइटल और विसरल पेरिटोनियल के बीच में हमारा क्या होगा? पेरिटोनियल कैविटी। अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी है दो भागों में डिवाइड होती है हमारा। यहाँ पे अगर देखोगे पेरिटोनियल कैविटी यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे जैसे आप ये वाला देख रहे हो, ये इसको बोला गया लेजर सेट। ये जो ब्लू कलर से है ये हमारा क्या है? लेजर सेट। और ये जो बाकी इस टाइप के कलर में है ये हमारा है ग्रेटर सेट। तो हमारी जो पूरी पेरिटोनियल कैविटी है दो भागों में डिवाइड होती है, ग्रेटर सेट और लेजर सेट, ठीक है। ग्रेटर सेट और लेजर सेट। पेरिटोनियल कैविटी का नाम है छोटी वाली ग्रेटर सेट, बड़ी वाली लेजर सेट। और ये दोनों कैविटी ग्रेटर सेट और लेजर सेट एक फोरामेन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसको बोलते हैं एपिफ्लोइक फोरामेन। क्या बोलते हैं? एपिफ्लोइक फोरामेन। तो ये आपको याद रखना, एब्डोमिनल कैविटी में दो कैविटी होती है, लेजर सेक छोटी होती है, ग्रेटर सेक बड़ी होती है। और जो ग्रेटर सेक और लेजर सेक होते हैं एक दूसरे के द्वारा एक ओपनिंग के द्वारा एक दूसरे में कम्युनिकेट करते हैं, जिसे बोलते हैं एपिफ्लोइक फोरामेन।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, एपिक्लोइक फोरामेन कहाँ होता है, एब्डोमेन में होता है। ठीक है ना, एमसीक्यू बन जाएगा। एपिक्लोइक फोरामेन कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, स्टोमच में, एब्डोमेन में कहाँ पाया जाता है। तो आपको एपिक्लोइक मैक्सिमम फोरामेन ब्रेन में होते हैं, तो आपको पता नहीं होता है तो आप बोल देते हो इसे ब्रेन में होगा, इसका नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एपिक्लोइक फोरामेन कहाँ है, आपके एब्डोमेन में होता है और ग्रेटर सैक और मेजर सैक को कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ग्रेटर सैक होता है, लार्जर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी, मेजर सैक, स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी होती है। और मेजर सैक कहाँ होता है, बिहाइंड द स्टोमच, और दोनों से कम्युनिकेट करते हैं पेरिटोनियल पूरा। अब यहाँ पे हम देखेंगे पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हमने पढ़ा, पैराइटल और विसरल लेयर होती है। फिर उसमें हमने पढ़ा जो हमारी पेरिटोनियम का डिवीजन है, 3 होती है, इंट्रा पेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल भी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो जन्म से ही, जो बर्थ से ही ऑर्गन, हमारे ऑर्गन फॉर्मेशन से ही फैमिली अटैच्ड है। किडनी होता है, आपकी स्प्लीन हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे रेट्रोपेरिटोनियम होते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी रेट्रो, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियम जो इनिशियली में तो इंट्रापेरिटोनियम थे, बाद में हो गए, बाद में वो रेट्रोपेरिटोनियम, बाद में रेट्रोपेरिटोनियम की कैटेगरी में चले जाते हैं। उसमें असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, इस टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं। अब आते हैं हमारी पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी क्या है, जहाँ पे हमारे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेल्विक ऑर्गन होते हैं। तो इसमें 2 तरह के, जैसे फीमेल की पेल्विक कैविटी में अलग ऑर्गन होते हैं, मेल में अलग होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उसके आधार पर हमारे पेल्विक कैविटी को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे हमारा जो पहला है फीमेल में, इसको नाम दिया रेक्टो यूट्राइन पाउच। रेक्टो यूट्राइन पाउच ये किसके किसके बीच में बन रहा है, ये वाला जो हिस्सा हमारा होता है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारा होता है रेक्टम का। ठीक है ना। और ये हो गया हमारा यूट्रस। ये क्या हो गया, यूट्रस। तो रेक्टस और यूट्रस, रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो हमारा पाउच बनेगा, जो हमारा कैविटी बनेगा, उसको बोलेंगे रेक्टो यूट्राइन पाउच। रेक्टो यूट्राइन पाउच फीमेल में होता है, क्यों मेल में नहीं होगा, क्योंकि यूट्रस मेल में नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखोगे एक कैविटी और बन रही है जिसको बोलते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच। तो ये हमारा हो गया यूट्रस और ये हो गया ब्लैडर। तो यूट्रस और ब्लैडर के बीच में जो आपका पाउच बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, कैविटी बन रही है, इसको बोलेंगे वेसिको यूट्राइन पाउच। तो 2 हो गया रेक्टो यूट्राइन पाउच, वेसिको यूट्राइन पाउच। वेसिको यूट्राइन पाउच किसके बीच में होता है, वेसिकल टर्म यूज होता है आपके ब्लैडर के लिए। वेसिकल टर्म किसके लिए यूज होता है, ब्लैडर के लिए। तो हमारा जो ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो होगा, हम उसको बोलेंगे वेसिको यूट्राइन पाउच। और यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो हमारा पाउच बनेगा, उसको बोलेंगे रेक्टो यूट्राइन पाउच। ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल की बात चल रही है। फिर मेल में क्या होता है, मेल में तो भाई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है। बाकी यहाँ पे ऑर्गन होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन और ब्लैडर तो सब में पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो कैविटी बन रही है, यहाँ पे अगर देखोगे, ये हमारा रेक्टम है और ये ब्लैडर है। रेक्टम और ब्लैडर के बीच में कैविटी बन रहा है, इसको बोलोगे रेक्टो वेसिकल्स पाउच। वेसिकल्स टर्म हो गया आपको, उसके लिए क्या कहते हैं, ब्लैडर के लिए, और रेक्टम हो गया रेक्टम के लिए। तो रेक्टो वेसिकल्स पाउच मेल में होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच और वेसिको यूट्राइन पाउच। जहाँ पे यूट्राइन टर्म यूज होगा तो इसका मतलब वो फीमेल की बात चल रही है, यूट्रस फीमेल में होता है। रेक्टो तो रेक्टम वाला, वेसिको तो ब्लैडर आ गया। रेक्टो वेसिकल, तो रेक्टो तो होता है यहाँ रेक्टो हो गया रेक्टम और वेसिकल्स हो गया ब्लैडर। तो रेक्टो वेसिकल्स, ठीक है ना, इसमें यूट्राइन वाला टर्म नहीं है। अगर यूट्राइन वाला टर्म नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये पेल्विक कैविटी फीमेल की बात हो रही है। तो रेक्टो वेसिकल्स, रेक्टो यूट्राइन और वेसिको यूट्राइन पाउच, ये पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी सब ऑर्गन पढ़ने के लिए भी इसका यूज होता है, इससे कनेक्शन में। ठीक है ना। तो पेल्विक कैविटी में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे क्या होता है, रेक्टो यूट्राइन पाउच। रेक्टो यूट्राइन पाउच का ही नाम होता है पाउच ऑफ डगलस, याद रखिएगा, पाउच ऑफ डगलस बोल देते हैं। तो रेक्टो यूट्राइन पाउच हो गया, लाई बिटवीन यूट्रस वेजाइना रेक्टम इन फीमेल। रेक्टो वेसिकल्स पाउच बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम इन मेल। वेसिको यूट्राइन पाउच बिटवीन ब्लैडर एंड यूट्रस इन फीमेल। ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पाउच है, और किसके किसके बीच में लाई करते हैं, ये थोड़ा आपको याद करना है। ठीक है।
फिर इसमें आता है आपका स्टोमच, ठीक है ना। तो स्टोमच, अब हमने इसोफेगस पढ़ा, पेरिटोनियम पढ़ा, और उसमें आपका जो पेरिटोनियल केविटी है, एब्डोमिनल केविटी है, राइटल फ्लोरा, विसरल फ्लोरा, ठीक है ना। पेरिटोनियम का डिवीजन जो है इंट्रापेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पेरिटोनियल केविटी, पेरिटोनियल केविटी में रेस्कोयूट्राइन, वेस्कोयूट्राइन, ये डिटेल में पढ़ा। अब हम देखेंगे स्टोमच। तो स्टोमच क्या है, स्टोमच बोला है जो मोस्ट डिस्टेंसिबल एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। जैसे आप खाना खाते हो तो आपके स्टोमच में जाता है, भूख ज़्यादा रहेगी ज़्यादा खा लोगे, भूख कम रहेगी तो कम खा लोगे। तो भूख ज़्यादा होगी तो ज़्यादा खा लिया, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फूलना चाहिए, रबड़ की तरह होना चाहिए, तभी तो स्पेस बनेगा खाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंसिबल हो, खींचा जा सकता है, और वाइडेस्ट सबसे चौड़ा होता है। खाना नहीं रहेगा तो एकदम चक जाएगा, और खाना आ जाएगा तो रबड़ की तरह फूल जाता है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंसिबल और वाइडेस्ट पार्ट बोला गया है। और कनेक्ट द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस एंड बिलो द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है पहला, तो ये नीचे आप जानते हो स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो ड्यूडेनम या बोल सकते हो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसका ड्यूडेनम पार्ट होता है। ड्यूडेनम और इसोफेगस को कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है, एक तो यहाँ फूड का स्टोरेज होता है, दूसरा ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। यहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, आपके इसोफेगस में नहीं निकलते थे। अब देखो लोकेशन कहाँ बता रहा है, एपिगैस्ट्रिक अम्लाइकस लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। एपिगैस्ट्रिक यानी बीच में भी हो गया, अम्लाइकस में भी रीजन आएगा, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या होता है, तीनों ही रीजन में लाइक करता है। डिस्टेंसिबल हो गया तो ज़्यादा रीजन में फैल जाएगा, सिकुड़ गया, खाना नहीं है तो अपने इनिशियल वाले रीजन में चला जाएगा। तो एक जनरल हम इसकी पोजीशन में बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक, अम्लाइकस और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। शेप आपको पता होना चाहिए, जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। एमसीक्यू बनते हैं। एम्प्टी में हमने बोला अगर खाली होगा तो जे शेप होता है, जैसे आप जनरल ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो जे की तरह, तो वो खाली वाला है। जब ये खुल जाता है तो पाइरीफॉर्म शेप में चेंज हो जाता है, इसका जे शेप डिसअपीयर हो जाता है। तो इसके दोनों शेप होते हैं, जे शेप भी पाइरीफॉर्म भी। एम्प्टी में जे शेप होगा और डिस्टेंडेड में पाइरीफॉर्म होगा, ठीक है ना। अब इसकी पार्शियल यहाँ पे जो कैपेसिटी, इसकी साइज और कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है लगभग, और इसकी जो एवरेज कैपेसिटी होती है बर्थ पे, यानी जन्म पे अगर एक बच्चे का होगा लगभग 30 होगा, ठीक है ना। और इसका साइज जन्म के जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है बढ़ते जाएगा, प्यूबर्टी पे इसकी लगभग कैपेसिटी होती है 1000 ml, यानी 1000 ml इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है ना। 1000 नहीं, 1000 आपकी प्यूबर्टी स्टेज में होगी, और एडल्ट में हो जाएगी 1.5 से 2 लीटर, यानी आपकी जो मैक्सिमम स्टेज है आपकी 2 लीटर होती है। तो इसका जो साइज है चेंज हो रहा है, बर्थ पे 30 ml, प्यूबर्टी पे 1000 ml, और आपका एडल्ट स्टेज में 2 लीटर का मैक्सिमम इसका होता है, 2 लीटर इसकी कैपेसिटी होल्ड करने की होती है। अब यहाँ पे देखो इसोफेगस का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको, जे शेप लग रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा होता है ग्रेटर कर्वेचर, क्योंकि ये इसका पार्ट क्या है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट क्या है, ये छोटा है, कर्व भी है, तो ये हो जाएगा लेजर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर बाहर साइड पे होता है, लेजर कर्वेचर अंदर की ओर होता है। अब यहाँ पे इसका डिवीजन किया गया है अलग अलग। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, बोला गया एंगुलर इंसिजरा, एंगुलर इंसिजरा एक स्ट्रक्चर होता है, नोच होता है। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, ये वाला। तो हमारा एंगुलर इंसिजरा से जो हमने इमेजिनरी लाइन खींची, ये हमारे पूरे स्टोमच को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये पूरा पार्ट हो जाता है कार्डियक, और ये हो जाता है पाइलोइड। हमने क्या बोला, एंगुलर इंसिजरा से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं,
यहाँ तक जाती है, तो इससे हमारा पूरा स्टोमच एक पार्ट में ये डिवाइड हो गया, दूसरे पार्ट में ये डिवाइड हो गया। तो इस पूरे वाले पार्ट को, इस लाइन की बात नहीं कर रहे, पूरा पार्ट आपका हो गया कार्डियक पार्ट, ये हो गया पाइलोरिक पार्ट। ये क्या हो गया? पाइलोरिक और ये कार्डियक। अब क्या है, यहाँ पे हमारा ऊपर वाले रीजन से एक पार्शली लाइन और यहाँ पे खींचते हैं, तो हमारा जो कार्डियक पार्ट है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, फंडस और बॉडी। याद रखिएगा, फंडस और बॉडी दोनों ही कार्डियक के पार्ट होते हैं, यानी ये दोनों जो पार्ट हैं आपके, ये कार्डियक के पार्ट है, ठीक है ना। यानी फंडस और बॉडी ऑफ द स्टोमच, और ये पूरा फंडस और बॉडी मिला के हम क्या बोलेंगे? कार्डियक पार्ट। और यहाँ पे आ जाता है पाइलोरिक पार्ट। तो पाइलोरिक में आपका पाइलोरिक एंट्रम होता है, लगभग यहाँ से थोड़ा सा आगे इस लाइन के बीच में पाइलोरिक एंट्रम होगा, उसके जस्ट आगे होगा पाइलोरिक कैनाल, और पाइलोरिक कैनाल के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्फिंक्टर होते हैं, जिसके थ्रू एक और ज़्यादा दूसरी होती है ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो हमने बोला कि एंगुलर इंसिजुरा से जो हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, हमारे पूरे स्टोमच को दो भागों में बांट देती है, कार्डियक और पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट दो भागों से मिलकर बना होता है, फंडस और बॉडी, फंडस और बॉडी। और हमारा जो पाइलोरिक वाला पार्ट है, इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। और इसमें बाहर की ओर हमारा ग्रेटर कर्वेचर होगा, अंदर की ओर हमारा लेजर कर्वेचर पाया जाएगा। ये हमारा होता है स्टोमच जे शेप। ठीक है ना। तो बोला ये लेजर कर्वेचर कॉनकेव होता है, ठीक है ना। कॉनकेव होता है, राइट साइड, राइट बॉर्डर ऑफ द स्टोमच करेगा। यहीं पे आपका अटैचमेंट होता है, यहाँ पे लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर जो अंदर की ओर था वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव आपने देखा था। यहाँ पे लेजर मोमेंटम का अटैच होता है, लेजर मोमेंटम हमने बताया था, लेजर और ग्रेटर मोमेंटम होता है। तो लेजर लेजर कर्वेचर पे आता है, ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर मोमेंटम आएगा। इंसुजुला एंगुलरिस, एंगुलर नोच होती है, ये आपका यहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है ना। आगे की ओर आपकी इंसुजुला एंगुलरिस जो एंगुलर नोच होती है कहाँ होती है? लेजर कर्वेचर में पाई जाती है। ग्रेटर कर्वेचर बाहर की ओर होता है, प्रोवाइड द अटैचमेंट ऑफ द ग्रेटर मोमेंटम। अब देखो दो पार्ट हो गए, कार्डियक और पाइलोरिक, किसके द्वारा? एक लाइन के द्वारा, इंसुजुला एंगुलरिस के द्वारा। कार्डियक, ठीक है ना। कार्डियक में दो पार्ट होते हैं, फंडस और आपका बॉडी ऑफ द स्टोमच। तो फंडस कॉन्वेक्स डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला ये गैस से भरा रहता है। बॉडी ऑफ द स्टोमच किसके बीच में? फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में है। नीचे है आपका पाइलोरिक कैनाल, नीचे है आपका पाइलोरिक कैनाल, लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये एंटर कर जाता है पाइलोरस में, ठीक है ना। पाइलोरिक एंट्रम आएगा, बॉडी ऑफ द स्टोमच, ठीक है ना। फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में होगा, जैसे हमने बोला इंसुजुला एंगुलरिस के नीचे पाइलोरिक एंट्रम पाया जाएगा, उसके आगे पाइलोरिक कैनाल होता है। पाइलोरिक एंट्रम की ओपनिंग पाइलोरिक कैनाल में होती है, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, और ये टर्मिनेट करता है पाइलोरस में, और ये पाइलोरस नीचे आगे खुल जाता है ड्यूडेनम में, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा स्टोमच के एक्सटर्नल व्यू, आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हिस्टोलॉजी यहाँ पे बताई गई है। हिस्टोलॉजी में अगर आप देखोगे तो वही लेयर है, हमने बोला था इसमें जो भी आप एब्डोमिनल ऑर्गन पढ़ोगे उसमें आपकी बाहर की ओर सिरोसा लेयर होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे ये जो लेयर दिख रही है सिरोसा लेयर, यानी आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई? सिरोसा, ठीक है ना। फिर उसके नीचे आपकी क्या हो गई? इसके नीचे आपकी क्या हो गई? यहाँ पे सिरोसा के बाद आ गई आपकी मसल वाले लेयर, ठीक है ना। यहाँ पे आप सिरोसा, फिर आती है सब सिरोसा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिरोसा टर्म याद रखिए। फिर मस्कुलर लेयर आएगी, ठीक है ना। तो मस्कुलर लेयर में आपकी तीन मसल है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर, मिडिल वाली सर्कुलर, और इनर ऑब्लिक मसल। तो आपकी जो मस्कुलर लेयर है तीन भागों में डिवाइड होती है, बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल, मिडिल में सर्कुलर, और अंदर की ओर ऑब्लिक मसल, ठीक है ना। इसके ऊपर आपकी सब म्यूकोसा मिलेगी। तो सब म्यूकोसा में अंदर ब्लड वेसल लिम्फेटिक्स का फ्लो होता है। फिर इसके अंदर आपकी होगी म्यूकोसा, अंदर की ओर आ जाएगी म्यूकोसा।
जहाँ पे आपके गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है और सारी ग्लैंड वगैरह होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे यूज होता है, थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे हिस्टोलॉजी में आपका क्या आ गया, आउटर साइड में यहाँ पे आउटर साइड में सिरोसा हो गई। सिरोसा टर्म इसलिए बोला गया क्योंकि हम मीजोथीलियल से रहते हैं। ईसोफेगस में हमने बोला था वहाँ पे एडवेंटाइटर टर्म यूज किया था क्योंकि वहाँ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जो था मीजोथीलियल सेल नहीं थी, इसलिए वहाँ एडवेंटाइटर यूज किया है। यहाँ पे मीजोथीलियल सेल मिलेगी यहाँ क्या पूरे ऑर्गन में, हर डाइजेस्टिव ऑर्गन में, इसलिए हम सिरोसा टर्म यूज करते हैं। मस्कुलर कोड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर और डीपेस्ट ऑब्लिक मसल होती है, ठीक है ना। सब म्यूकोसा में हाँ एक चीज और है, यहाँ पे ये जो टर्म ई बोला गया डीपेस्ट जो ऑब्लिक मसल फाइबर है केवल फंडस और बॉडी में पाया जाएगा। यानी हमने जो पढ़ा था फंडस बॉडी और पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, यानी पूरे स्टोमच में नहीं होता है ऑब्लिक मसल, केवल फंडस और बॉडी में होगा, पाइलोरिक एंट्रम और कैनाल में नहीं होगा। फिर उसके बाद सब म्यूकोसा है तो इसमें आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। फिर अंदर की ओर म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा ऑफ द एम्प्टी स्टोमच फॉर्म गैस्ट्रिक रूगी। रूगी का मतलब होता है फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज स्ट्रक्चर फोल्ड है, अगर हम उसको खींचेंगे तो फोल्ड क्या होता है, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को बोला गया गैस्ट्रिक रूगी। अपना जब हम उसमें खाना जाएगा तो रोगी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। तो एम्प्टी स्पेस में वो जो रोगी जैसा फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है हम उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगी। बोला गया है जब हमारा स्टोमच डिस्टेंड होता है, जब फैलता है तो ये गैस्ट्रिक रोगी क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। गैस्ट्रिक रोगी क्या हो गए, डिसअपीयर, रोगी बिकम फ्लैटेंड या डिसअपीयर, ठीक है ना। एक चीज और बोला गया रोगी और लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये बोला गया है मेजर कर्वेचर की और रोगी का जो साइज है लॉन्गिट्यूडनल होता है और बाकी कर्वेचर या अन्य साइड पे इरेगुलर होता है। म्यूकोसा में आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, म्यूकोसा में केवल गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और म्यूकोसा में स्मॉल डिप्रेशन होते हैं। यहाँ पे आपको स्मॉल डिप्रेशन मिल रहा है, ये देखो ये आपकी जो इसके बीच में ये जो डिप्रेशन मिल रहा है ये हमारा होता है गैस्ट्रिक पिट, ठीक है ना। ये आपकी पूरी ग्लैंड है, इसके बीच में जो छोटा छोटा डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है ये हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक पिट। तो एक गैस्ट्रिक पिट में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है ना, ये टर्म आपको यूज किया गया है। ईच गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन ऑन अ गैस्ट्रिक पिट। म्यूकोसा में छोटे डिप्रेशन होते हैं जैसे गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं, उसी डिप्रेशन में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन होती है। तो यहाँ पे तीन टर्म आपको ध्यान में रखने हैं, गैस्ट्रिक रोगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक पिट। गैस्ट्रिक पिट में क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन होती है और हमारी गैस्ट्रिक रोगी क्या है, गैस्ट्रिक रोगी फोल्ड ऑफ म्यूकोसा है जो कि एम्प्टी स्टोमच में पाई जाती है। देखिए ये है आपकी रोगी है, ये जो ये आपके फोल्ड दिख रहे हैं इस टाइप के इरेगुलर टाइप के, यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ पे इरेगुलर है, यहाँ पे इरेगुलर है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये जो फोल्ड है इसी को हम गैस्ट्रिक रोगी टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी पूछा जाता है स्टोमच बेड। तो यहाँ पे स्टोमच बेड क्या होता है, तो स्टोमच बेड हमारा वो स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोमच बेड, बेड का मतलब हो गया बेड पे सोना। तो इसका बेड क्या है, इसका बेड क्या होगा, इसके पीछे जो ऑर्गन है इसी के ऊपर हमारा ऑर्गन, ये जो इस टाइप का ऑर्गन है, ये जो इस टाइप का ऑर्गन है ये पूरा बेड बना के लेटा हुआ है। तो इसमें इस ऑर्गन जिसके पीछे जो ऑर्गन होंगे वही इसका बेड होगा। तो जो पोस्टीरियर रिलेशन होता है, पोस्टीरियर रिलेशन को ही हम बोलते हैं स्टोमच बेड। तो इसमें कौन कौन से, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन सा स्टोमच बेड बनाता है। पोस्टीरियर लेजर से, पैंक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलन, ट्रांसवर्स कोलन, लेफ्ट किडनी, सुपररिनल ग्लैंड, स्प्लीन, स्प्लीनिक आर्टरी, ये आपको सारे ऑर्गन दिख रहे हैं, ये इसका होगा स्टोमच बेड। याद रखिएगा स्टोमच बेड पोस्टीरियर रिलेशन को बोलते हैं, एंटीरियर और सुपीरियर को नहीं बोलते हैं। अगर आता है कि स्टोमच बेड के बारे में बताओ तो आपको यही ऑर्गन के नाम लिखने हैं। अब इसके बाद आती है आपकी ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टोमच। स्टोमच की ब्लड सप्लाई क्या होती है, तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये लेजर कर्वेचर होता है, ये ग्रेटर कर्वेचर होता है,
तो लेज़र कर्वेचर पे देखो एक ब्रांच की सप्लाई ये आ रही है, एक ब्रांच की सप्लाई ये आ रही है। तो ये वाली जो ब्रांच रहती है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सीलिएट ट्रंक। अभी आप डिटेल में सर्कुलेशन में बताएंगे, अभी आप इतना याद रखो कौन कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक। और यहाँ पे अगर देखो कि ये वाली कौन सी है, ये वाली, ये हमारी है राइट गैस्ट्रिक। तो हमारी यहाँ पे जो लेज़र कर्वेचर है, लेज़र कर्वेचर है, इसमें हमारी कौन सी है? लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर आ रहा है। तो ग्रेटर कर्वेचर पे भी देखोगे दो ऐसे, एक इस साइड से आ रही है, इस साइड से यहाँ पे आ रही है, और एक इस साइड से आ रही है। तो हमारा जो ग्रेटर कर्वेचर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है, कर्वेचर है, उस पे कौन सी आ रही है? पहला है राइट गैस, यहाँ पे ये है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी। तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिक्लोइक और राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक, ठीक है ना। तो आपको याद क्या करना है, आपको एक यहाँ पे ही अंडरलाइन कर देते हैं, ये देखिए इसी फोटो में एक आपको ये वाली सप्लाई याद करनी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरी है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तीसरा है आपकी लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। फंडस में शॉर्ट गैस्ट्रिक जाती है, बाकी ग्रेटर कर्वेचर को लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक और राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक, और आपके लेजर कर्वेचर पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के पास से यहाँ पे सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमच।